सो साउंड के अब हम लोग थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है हमारे पास कि इको है ना स्मॉल रूम में क्यों नहीं सुनाई देता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि दो साउंड को सुनने के लिए फॉर ए मैन और ह्यूमन 0.1 सेकेंड का गैप होना ज़रूरी है। जब 0.1 सेकेंड गैप है तो ही सुनाई देगा। और 0.1 सेकेंड के लिए अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द साउंड जो डिस्टेंस होना चाहिए ऑब्जेक्ट का और बैरियर का, रूम की वॉल का, वो 17 मीटर होना ज़रूरी है। कितना मीटर? 17 मीटर। अगर 17 मीटर दूर अगर कोई बैरियर या वॉल या ऑब्स्ट्रक्शन है तो ही क्या हो सकता है? इको आएगा, अदरवाइज इको नहीं आएगा। इको होता है बट हमें सुनाई नहीं देता है, वो गैप बहुत कम रहता है, तो टाइमिंग बहुत कम होती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद इको के लिए 3 कंडीशन क्या है? 0.1 सेकेंड गैप होना चाहिए, 17.2 या 17 मीटर अप्रॉक्स है ना, ये होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, नहीं आएगा। हाँ, ये आता है प्रैक्टिकल यूज ऑफ इको। दो प्रैक्टिकल यूज क्या है इको के? द मेथड ऑफ इको इन विच सम एनिमल लाइक बैट्स, टर्टोइज एंड डॉल्फिन टू लोकेट द ऑब्जेक्ट बाय हियरिंग द इकोस ऑफ देयर अल्ट्रासोनिक स्पीक। तो जैसे बैट्स हो गए या डॉल्फिन की, जिनकी जो रेंज होती है फ्रिक्वेंसीज की बहुत ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली ह्यूमन, तो वो क्या करते हैं? साउंड छोड़ के आगे के चेक करते हैं कोई बॉडी तो नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है। इस तरह यूज़ होता है। फिर मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासाउंड में यूज़ होता है इको का। ठीक है, और फिर सोनार का यूज़ होता है। देखो व्हाट इज सोनार, ये भी एग्जाम में आता है। क्या होती है सोनार? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो हाँ, शिप जो होते हैं सी नेविगेशन में काफ़ी यूज़ होता है कि अब समुद्र चारों तरफ तो पूरा काले ही अंधेरा ही होगा ना रात में, तो कैसे दिखेगा? या शिप को इतनी जल्दी, बड़े शिप इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं कर सकते कि बिल्कुल सामने आपने देखा कोई ऑब्स्टेकल है और फौरन मोड़ नहीं सकते हो आप, तो हाँ, फिर टाइम लगता है बड़े शिप को टर्न मारने के लिए। तो सोनार रे है ना चलती रही थी चारों तरफ, जिधर टकरा के वापस आ रही तो मालूम पड़ जाता है कितने सेकंड बाद टकरा के वापस है। बोले इतनी दूर कैलकुलेशन कर लेते हैं, v इक्वल टू 2d/t से। क्या v इक्वल टू 2d/t से? v पता है कि 340 समथिंग होती है डिस्टेंस। अब कितने सेकंड बाद आई? समझो 10 सेकंड बाद आई, तो 10 सेकंड लगा के मल्टीप्लाई 2 इधर डिवाइड करा तो मालूम पड़ जाएगा डिस्टेंस कितनी दूर वो बैरियर या वो ऑब्स्टेकल है। ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट है। v इक्वल टू 2d/t, तो t इधर ले जाओगे तो 2 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। कैन सोनार बी यूज्ड टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द सी? हाँ, यस, यू कैन फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी। सोनार रे छोड़ी जाती, कितने सेकंड बाद वापस आई, फिर बाद में कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो ये ठीक है। फिर ये आ जाएगा लाउडनेस और इंटेंसिटी में क्या फ़र्क है। ठीक है, लाउडनेस का मतलब होता है इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, इंटेंसिटी मतलब उसी के फिजिकल जो क्वांटिटी होती है, तो इट इज़ अ सब्जेक्टिव क्वांटिटी। अब देखो लाउडनेस और इंटेंसिटी का, लाउडनेस मतलब भाई तुम्हें कोई, अब जैसे कि अक्सर हम लोग बोलते हैं खासकर लड़कियों में, तुम्हारी बड़ी तेज आवाज़ है, बोलते हैं बहुत तेज आवाज़ है, वो लड़की क्या बोलेगी? नहीं मेरी इतनी तेज आवाज़ थोड़ी ना है। ऐसा होता है ना लड़ाई झगड़े में, हस्बैंड वाइफ में भी बहुत तेज आवाज़ है, तो हस्बैंड को लग रहा है कि बहुत लाउडनेस है, हस्बैंड को क्या लग रहा है? बड़ी लाउड बोलती है उसकी, हाँ लाउड बहुत बोलते हैं, लेकिन वो बीवी को क्या लग रहा है? नहीं मेरी आवाज़ से नॉर्मल, तो तेज बोलते ही नहीं है। तो लाउडनेस सब्जेक्टिव बेस है। हस्बैंड को लग रहा है तो बहुत तेज बात करती हो, लेकिन उसको नहीं लग रहा है, वाइफ को नहीं लग रहा है तेज बात करते हो, है ना। ठीक है, तो वो लाउडनेस हो गया सब्जेक्टिव बेस है। ये ऑब्जेक्टिव बेस है कि एक्चुअल में किसकी आवाज़ कितनी ज़्यादा है। तो ये ऑब्जेक्टिव बेस है कि इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। जो इंटेंसिटी वो इंटेंसिटी, मतलब जो जिसका डेसिबल है साउंड का यूनिट वो उतना डेसिबल है। लाउडनेस मतलब हमारे ऊपर है, किसी को म्यूजिक तेज लग रही है ना, और किसी को म्यूजिक आवाज़ का अभी भी कम है, और बढ़ाओ आवाज़, और बढ़ाओ आवाज़, तो इट्स ए सब्जेक्टिव। तो लाउडनेस कैन नॉट बी मेजर्ड बट इट कैन बी, इंटेंसिटी कैन बी मेजर्ड। इंटेंसिटी लाइक ए मैथमेटिकल एक पूरा कैलकुलेशन है। लाउडनेस इज डिपेंड इन आवर फीलिंग्स। ओके, तो लाउडनेस साउंड इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ डेसिबल और इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ वॉट पर स्क्वायर मीटर एंड इट डिपेंड ऑन द सेंसिटिव ऑफ ईयर्स। ये सेंसिटिव ऑफ ईयर पर, हमारा ईयर कितना सेंसिटिव है, हमें कितना डेसिबल सुनाई दे रहा है, और ये सेंसिटिव ऑफ ईयर पर डिपेंड नहीं करता है। अब जैसे ये आता है कि पिच, लाउडनेस और पिच का मतलब बताओ। तो लाउडनेस का मतलब अगर हम एक ग्राफ में देखेंगे ना, जैसे ये ग्राफ में, जैसे 2 ग्राफ हम बना रहे हैं, ठीक है, एक ग्राफ ऐसे बना है, ठीक है। अब किसकी लाउडनेस ज़्यादा है?
ये जिससे ज़्यादा हाई मतलब एम्पलीट्यूड ज़्यादा, एम्पलीट्यूड याद रखना बोल, क्या याद रखोगे? एम्पलीट्यूड जिसका ज़्यादा उसकी लाउडनेस ज़्यादा, इसकी लाउडनेस कम। अब पिच की बात करेंगे तो ये जो पास पास ये फ्रिक्वेंसी जिसकी बहुत ज़्यादा उसकी पिच भी ज़्यादा, उसकी पिच भी ज़्यादा। हाँ ये देखो, अब इसमें क्या है, इसमें पिच भी ज़्यादा है लाउडनेस भी ज़्यादा है, इसमें पिच भी ज़्यादा है लेकिन लाउडनेस ज़्यादा नहीं है ना, एम्पलीट्यूड कम है ना लेकिन पिच ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ में पूछा जाएगा तुम्हें, ग्राफ बेस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 2 नंबर 3 नंबर के ग्राफ बेस पर क्वेश्चन आता है। कौन सा लाउडनेस ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, ये तो यार समझ में आएगा। किसकी पिच ज़्यादा है, इसकी पिच ज़्यादा है, कि समझिए 1 सेकंड, 1 सेकंड में देखो ज़्यादा वेवलेंथ हो रही है, 1 2 3 3.5 हो रही है, 1 एंड 1.5 हो रही है। फ्रिक्वेंसी इसकी ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी इसकी कम है, लाउडनेस एम्पलीट्यूड इसका ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड इसका कम है। तो ये आना ही आना, मतलब आएगा क्वेश्चन ये, ठीक है ना। जो ऐसा होता है जो ज़्यादा से कम होता आता है एम्पलीट्यूड, जो से एम्पलीट्यूड ज़्यादा वो से होता कम है होता है। डैम, मतलब धीरे धीरे आवाज़ कम नहीं होती आपकी, वो डैम्ड हो जाएगा। जैसे तुमने आवाज लगाई वो धीमी धीमी करके आगे जाके धीरे धीरे सबको थोड़ा एक पॉइंट में आके उतनी दूर तक तुम्हारी आवाज़ जा पाएगी, उससे आगे आवाज़ तुम्हारी नहीं जा पाएगी, मतलब डैम्ड हो जाएगा वो। और मीन बाय नॉइज पॉल्यूशन लिख देना यार, ये तो पॉल्यूशन से रिलेटेड है। इसमें बताना है, हाँ ये वाला इम्पोर्टेंट, ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ए और बी 2 कर्व है, ए वाली में डार्क कर दें, ये ए वाली फ्रिक्वेंसी मैंने डार्क कर दिया, ये ए और बी में किसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है, कितना है 20 है, बी कितना है 10 है। तो क्या रेशियो दोनों के एम्पलीट्यूड का, ए एंड बी का रेशियो क्या है, ए है 20 ऐसे लिख दो, ए अपॉन बी ऐसे लिखा करो, 20/10 मतलब 2:1 हो गया एम्पलीट्यूड का। वेवलेंथ देखा, अब वेवलेंथ होता है, देखो ये होती है वेवलेंथ, ये वेवलेंथ यहाँ तक भी देखो, ए की वेवलेंथ नहीं, ए की वेवलेंथ ये हुई, ए कैसे पूरा हो रहा है, ये वेवलेंथ में यहाँ दिखना पड़ेगा ऐसे करके, डिस्टेंस सेंटीमीटर, तो ये मेरे ख्याल से क्या 1 ले लें 2 सेंटीमीटर ले लो, दिखना रहा है। तो देखो अब अगर वेवलेंथ का देखेंगे ऐसे करके वेवलेंथ दिखा दो, अपॉन बी का वेवलेंथ इक्वल, अब ए की वेवलेंथ कितनी 1 सेंटीमीटर और बी की वेवलेंथ देखो कब पूरा हो रहा है, ए केस ए अब जाके पूरा 2 सेंटीमीटर पूरा हो, 1:2 हो रही वेवलेंथ, 1:2 ए एंड बी का। तो कुल मिलाकर यार ये एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना, आता ही एग्जाम में, कॉन्सेप्ट है यार, उसमें याद क्या करना है। हाउ डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग रिलेटेड टू इट्स लेंथ, हाउ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच string related to its length and its tension. The frequency of stretched string related to with its length as, this is your formula. What? तो फ्रिक्वेंसी का सिंबल ऐसे क्या करो, ऐसे वेलोसिटी नहीं है, क्या है फ्रिक्वेंसी है, क्या है फ्रिक्वेंसी 1/लेंथ, यानी लेंथ बढ़ेगी तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो ये क्या फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूले याद करने भाई, फॉर्मूले याद करने तुम्हें, ठीक है। तो लेंथ जितनी बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज रिलेटेड टू टेंशन, टेंशन से और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी ज़्यादा टेंशन होगी वायर में टेंशन बहुत ज़्यादा टाइट है वायर थोड़ा, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी वाइब्रेशन उतनी ज़्यादा होगा। देखो जैसे टाइट वायर लो और हल्का सा करप्टिंग स्ट्रिंग गिटार का, तो टेंशन जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा, ठीक है। तो ये दिस सिंबल इज फॉर फ्रीक्वेंसी, ओके, नॉट वेलोसिटी। वेलोसिटी सिंबल ऐसे दिया करो और फ्रीक्वेंसी सिंबल ऐसे दे सकते हो या फिर एफ भी लिख सकते हो, ओके। एफ ज्यादा इजी है, एफ बुक में अगर दे दे क्वेश्चन पेपर है तो समझो कि वो जो सिंबल है यूज फॉर फ्रीक्वेंसी। ये देखो, स्टेट द 2 ways बाय विच फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग कैन बी डिक्रीज। कोई एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम कैसे कम कर सकते हैं। हमें पता है फ्रीक्वेंसी का लेंथ क्या है, इनवर्स रिलेशन। अगर उसकी लेंथ बढ़ा दें तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक तो ये है, ठीक है, इंक्रीजिंग द लेंथ मतलब टेंशन एंड मास इज द केप्ट, मतलब टेंशन को कांस्टेंट रखना, टेंशन वही है। तो कैसे फ्रीक्वेंसी को कम करें, लेंथ को बढ़ा दो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और लेंथ में क्या है, इनवर्स रिलेशन है, सही है ना। और क्या है, अगर टेंशन या तो फिर अगर बाकी चीज़ें कांस्टेंट है तो टेंशन को ये कर दो, बढ़ा को घटा दो। क्योंकि भाई ये सोचो ना यार, दो चीज़ सोचो, फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है टेंशन से, फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन लेंथ से। लेंथ को बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी या टेंशन को घटाने से फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ये दो तरीके से फ्रीक्वेंसी को हम लोग कम, तो फॉर्मूले से एक्सप्लेन कर दो ना, 2 फॉर्मूला लिख दो पहले,
बोलोगे देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, लेंथ को बढ़ाने कह रहे फ्रीक्वेंसी कम कैसे करें, लेंथ को बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं या फिर टेंशन को बढ़ाने से, टेंशन को घटाने से फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं। तो बड़े आसानी से चीज़ों को कर लिया हम लोगों ने। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्री वाइब्रेशन ऑफ बॉडी, ये एग्जाम में आता है। फ्री वाइब्रेशन बॉडी क्या होता है, व्हाई डज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी कंटिन्यू डिक्रीज ड्यूरिंग द डैम वाइब्रेशन, ये दो एग्जाम में आते हैं, मतलब आते ही हैं एग्जाम में। तो फ्री वाइब्रेशन आर द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, मतलब एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं अगर उस बॉडी का जो नेचुरल वाइब्रेशन है, पीरियोडिक वाइब्रेशन है, वही जो फ्री, उसी को बोलते हैं फ्री वाइब्रेशन। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया हमने बॉडी का, एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे तो फोर्स वाइब्रेशन हो जाएगा। ये बॉडी, अब देखो डैम वाइब्रेशन क्या, ए बॉडी कंटिन्यूसली लूज इट्स एनर्जी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बाय द सराउंडिंग मीडियम इन डैम ऑस्किलेशन, देयरफॉर एम्पलीट्यूड बॉडी कंटिन्यू, ठीक है। तो लूज ऑफ एनर्जी, एनर्जी लूज हो रही, क्यों हो रही है, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। एटमॉस्फेयर में हवा भी है, सब कुछ है, गैस है, हमने बोला, हम बोलेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स का फ्रिक्शन लग रहा है ना, तो धीरे धीरे हमारी आवाज़ कम होती जाएगी, हमारा जो वाइब्रेशन है कम होता जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन, ठीक है ना। ये वाला एग्जाम में आता है कॉन्सेप्ट। 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक की फ्लूट की 400 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, हर्ट्ज मतलब फ्रिक्वेंसी, गिटार की 200 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी और ट्रम्पेट की 500, सबसे ज़्यादा ट्रम्पेट की। तो विच वन ऑफ दिस हैज़ हाईएस्ट पिच, हाईएस्ट पिच किसकी ज़्यादा रहेगी, तो याद रखो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, भाई यही तो हमने कहा ना भी ग्राफ में, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा उसकी पिच भी ज़्यादा, तो इसमें फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा, ट्रम्पेट की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा, तो इसकी पिच भी ज़्यादा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे अब जो क्वेश्चन आने लगे ऐसे आने लगे, एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट बेस पर ऐसे आएंगे क्वेश्चन। डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि बताओ फ्रिक्वेंसी ज़्यादा का मतलब बताओ पिच ज़्यादा होता है कि नहीं, वो वैसे नहीं, मतलब ऐसे बोल देगा इनडायरेक्ट, सबकी पिच दे दिया, बताओ किसकी फ्रिक्वेंसी, किसकी पिच ज़्यादा है, सबकी अगर फ्रिक्वेंसी दे दे तो, है ना। तो ऐसे बताना है कि हमें पता है कि यार फ्रिक्वेंसी ज़्यादा मतलब पिच भी ज़्यादा, तो इसका मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तो ट्रम्पेट की पिच भी ज़्यादा। अब देखो विद विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डज द ट्यूनिंग फोर्स ऑफ 250 हर्ट्ज रेजोनेट, 250 हर्ट्ज किसके साथ रेजोनेट करेगा, 288 के साथ करेगा, कि 341 से करेगा, 330 512 से करेगा। तो हमें पता है कि 256 का डबल क्या होगा, 512 होगा, फ्रिक्वेंसी से बैठ जाएगी। द फ्रिक्वेंसी 512 हर्ट्ज विल रिस्पॉन्ड द ट्यूनिंग फॉर 250 हर्ट्ज एज 512 हर्ट्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग। तो इंटीग्रल मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ, भाई नेचुरल फ्रिक्वेंसी 256 है तो इंटू 2 करो, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, तो 256 इंटू 2 512 होगा। तो इंटीग्रल मल्टीपल अगर है किसी की फ्रिक्वेंसी, इंटीग्रल मल्टीपल है रेजोनेंस से की फ्रिक्वेंसी से, तो वो रेजोनेंट क्रिएट करेगा। तो 512 हमें कितना 256 के लिए रेजोनेंट बताना था, किसके लिए रेजोनेंस बताना था, 256 के लिए, और ऑप्शन दिए हुए तो 288 कोरिलेशन बैठ रहा नहीं बैठ रहा है, ना डबल है ना आधा है। 256 का 341 से बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, 250 से 512 में हाँ बैठ रहा है, 256 का डबल 512 होता है, तो वहाँ पे रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगा। हाँ ये आता है एग्जाम में। हॉलो बॉक्स क्यों प्रोवाइड किया जाता है गिटार में, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, बिकॉज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार प्रोवाइड विद अ hollow box because vibrating string of the instrument produce very weak sound which cannot be heard। ऐसे तो सुनाई नहीं देगा तुम्हें, स्ट्रिंग है तुम स्ट्रिंग हाथ में ले लो ऐसे से बजाओ, ये डंडे में बांध दो ऐसे से बजाओ, नहीं सुनाई देगा। बट when they are provided with a sound box, this box is hollow chamber, so it is so constructed that the column of air inside it has natural frequency which is same as that of the string stretched on it. Hence, due to resonance, it helps producing a loud sound। तो ये याद रखो कि लाउड साउंड वाला भी कॉन्सेप्ट याद रखो। लाउड साउंड कब मिलता है मालूम है, रेजोनेंस में। तो ऐसे एक यार एक ग्राफ बनाने तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, लाउड साउंड कब मिलेगा, रेजोनेंस में, ठीक है। अब रेजोनेंस कब मिलेगा, फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाए, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अब भाई पूरा कॉन्सेप्ट आ गया इसमें। हॉलो बॉक्स क्यों कर रहे हैं यार, ऐसे सुनाई नहीं देगा आवाज़, तो हॉलो बॉक्स इसलिए कर रहे हैं आवाज़ सुनाई दे। तो भाई कैसे आवाज़ सुनाई दे, क्योंकि हमें लाउड साउंड चाहिए, तो लाउड साउंड के लिए क्या होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए। हमें पता है कि रेजोनेंस जब होता है तब लाउड साउंड मिलता है हमें,
हाई साउंड मिलता है। तो रेजोनेंस के लिए हॉलो बॉक्स पे क्यों? क्योंकि हॉलो बॉक्स कुछ इस तरह बनाते हैं कि जो स्ट्रिंग की फ्रिक्वेंसी होती है और वो जो अंदर एयर होती है हॉलो बॉक्स में, उसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है और स्ट्रिंग की जो फ्रिक्वेंसी होती है मैच कर जाती है। मैच कर जाएगी तो रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगा। रेजोनेंस का मतलब लाउड साउंड आ जाएगा। तो ऐसे कुछ वैसे ब्रिज में एक साथ क्यों नहीं, जब मिलिट्री परेड होती है एक साथ क्यों नहीं नीचे ज़मीन में वो जो परेड की जाती है वो यूनिफॉर्म नहीं कराई जाती है। एक साथ स्ट्राइक करने ग्राउंड में एक साथ उठा रहे हैं, एक साथ स्ट्राइक करेंगे तो हाँ फ्रिक्वेंसी मैच करेगी, साउंड ज़्यादा रेजोनेंस क्रिएट होगा और उससे साउंड का वाइब्रेशन इतना ज़्यादा रहेगा ब्रिज तक के कोलैप्स हो सकता है। सोचो साउंड का भी यही है, इधर से आवाज़ जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है जैसे साउंड में रिफ्लेक्शन होता है। इधर कहेगी तो अगर इस एंगल से चिल्ला रहे हो तो ऐसे साउंड टकरा के चला जाएगा। उसमें रिफ्लेक्शन इको टेक प्लेस का दो कंडीशन वही 0.1 सेकेंड 17.2 मीटर होना चाहिए। हाँ ये भी है रिफ्लेक्टिंग बॉडी, ये एक तो कंडीशन 7.2 मीटर हो गया, 1 सेकेंड को एक ही में लिख दो। 0.1 सेकेंड टाइम पीरियड क्या हो 0.1 सेकेंड और डिस्टेंस क्या हो 17.2 मीटर हो। एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न जो बॉडी है जहाँ से साउंड को रिफ्लेक्ट होकर आना है वो बॉडी कंपेरेटिवली सोर्स बॉडी से ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, जैसे दीवार होनी चाहिए बल्ले। कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे पेन रखा है और हमने बोला, पेन रखा हुआ है और हमने बोला तो पेन से टकरा के आवाज़ नहीं आएगी। तो पेन की जगह वॉल होनी चाहिए, बड़ी बॉडी होनी चाहिए बैरियर के लिए। तो साउंड का भी देखो यार कितनी आसानी से हम लोग ने चीज़ों को कवर कर लिया है और एक एक कॉन्सेप्ट समझ कर क्वेश्चन किया। ऐसे कोई भी क्वेश्चन को रटाया जैसा नहीं हुआ है। ऐसे ऐसे म्यूज़िक और नॉइज़ में वैसे क्लास 9 में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। म्यूज़िक एंड नॉइज़ में क्या डिफरेंस है? आए थे कल जो आपने पेपर द म्यूजिक द साउंड विच इज प्लेजेंट, म्यूजिक मतलब जो साउंड हमारे ईयर में अच्छा फील करे। इट प्रोड्यूस बाय रेगुलर पीरियोडिक वाइब्रेशन, जब रेगुलर पीरियोडिक वाइब्रेशन होते हैं उसे बोलते हैं म्यूजिक। इसका ग्राफ जरा समझ लो, अगर कौन सा म्यूजिक कौन सा नॉइज है कैसे पता चले बोले मैं। जैसे फ्रिक्वेंसी है ये नॉइस की है, एक पर्टिकुलर पीरियडिकली हो रहा है ना तो ये म्यूजिक हो गया। क्यों? एक पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है। अगर नॉइज के लिए जैसे ऐसे बना हो सकता है यहाँ बन जाए फिर ऊपर ना बने, है ना, फिर यहाँ ना बने, हो सकता है यहाँ ऐसे बन जाए, है ना। ये नॉइज है, कुछ भी बन रहा है पैटर्न, ये हो जाएगा नॉइज और ये हो जाएगा म्यूजिक। तो इस तरीके जहाँ पे पीरियोडिक पैटर्न बने वाइब्रेशन के वो म्यूजिक है ना। एक ताल में कोई चीज बजे वो क्या हो जाएगा। हाँ देखिए जैसे साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम तबला, तबला बजाया कभी नहीं बजाया? नहीं। हाँ तो तबले में जो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है पर्टिकुलर एक पीरियोडिक तरीके से हम लोग प्ले कर रहे हैं तो दैट विल बी योर म्यूजिक। अरे ये क्वेश्चन और कोई तबला लेके बैठ जाने मतलब नहीं म्यूजिक ही बजाया। तबले में अगर तुमने पीरियोडिक नहीं, हाँ पीरियोडिक तरीके से तुमने नहीं बजाया तो बोले भाई भगाओ इसे, ये तबला नहीं बजा पा रहा है, ढोल नहीं बजा पा रहा है, तो वो हाँ कानों को प्लेजेंट नहीं फील होगा। यह आता व्हाट आर द डैम वाइब्रेशन, द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ बॉडी डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड इन प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स रेजिस्टिव फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा है हमारे वाइब्रेशन में। जो भी वाइब्रेशन जा रहा है बॉडी से अगर उसको कौन रेजिस्ट कर रहा है, कोई फोर्स रेजिस्ट कर रहा है, कोई फ्रिक्शन रेजिस्ट कर रहा है तो उसको बोलते हैं डैम वाइब्रेशन। उसके ग्राफ दिखा देना यार, ग्राफ में देखने पर ऐसे ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पे टाइम है, ये टाइम है, टाइम बढ़ता है आ रहा है, धीरे धीरे कम होता है आ रहा है। तो बताओ भाई सब कुछ तो हो ही गया। ये एग्जाम में आता है रेजोनेंस एंड what is mean by resonance? The phenomenon of body vibrate under the influence of periodic force where देखो मेन ये where the frequency of the applied periodic force is equal to the natural frequency of vibrating body। जो हम फोर्स हमने जो जहाँ पे फोर्स लगाया और जिस बॉडी के लिए लगाया उसकी फ्रिक्वेंसी अगर मैच कर जाए तो वहाँ पे हो जाता है रेजोनेंस, वहाँ पर हाईएस्ट एम्पलीट्यूड बन जाता है। हाईएस्ट एम्पलीट्यूड मतलब लाउडनेस ज़्यादा आ जाती है। तो रेजोनेंस और फोर्स वाइब्रेशन, तो ये डिफरेंस बिटवीन आता है। तो यहाँ पर एक आप लगा लो, यहाँ पे नेचुरल फ्रिक्वेंसी मैच कर जाएंगी अप्लाइड फ्रिक्वेंसी की, और फोर्स वाइब्रेशन जहाँ पर इन दिस बॉडी इज सेट टू इनटू वाइब्रेशन अंडर द इन्फ्लुएंस द पीरियोडिक फोर्स ऑफ बॉडी फ्रिक्वेंसी द वाइब्रेशन बॉडी इज फ्रिक्वेंसी डिफरेंट
यहाँ पे डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? अप्लाइड फोर्स के वाइब्रेशन या फ्रिक्वेंसी और जिस बॉडी पर अप्लाई कर रहे हैं उस बॉडी की नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या है, अलग अलग है। अप्लाइड फोर्स की फ्रिक्वेंसी, जो बॉडी पर लगा रहे हैं फोर्स, उस बॉडी की नेचुरल फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, तो फोर्स वाइब्रेशन होगा। यहाँ पर सेम हो जाता है। तो यार याद करना बड़ा इजी होता है। यहाँ पर रेजोनेंस में लार्जर एम्पलीट्यूड मिलता है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड इतना लार्जर नहीं मिलेगा। रेजोनेंस में लार्जर एम्पलीट्यूड मिलने वाला है। 4 मार्क में ये आ जाता है अक्सर। अब बताओ विच वाइब्रेशन विल, ये 2 ग्राफ दिए थे, विच वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस ए लाउडर साउंड एंड वाई? लाउडर साउंड आर देखो, आर में देखो ये थोड़ा ज्यादा एम्पलीट्यूड है ना, हाइट ज्यादा लग रही है। द साउंड विच स्ट्रिंग विल हैव मैक्सिमम श्रिलनेस, मैक्सिमम श्रिलनेस किस पे रहेगी? पी पे, क्योंकि फ्रिक्वेंसी ज्यादा है। स्टेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ पी एंड आर। पी और आर का वेवलेंथ पे देखो, ये वेवलेंथ 1.5 हो गई, इसकी वेवलेंथ कितनी हो गई? 1.5 और इसकी वेवलेंथ 1 कहाँ 1 हुई है? आधी ही हुई है, 0.5 हुई है। अच्छा हाँ पूरा एस बना ही नहीं, आधा ही एस बन रहा है ना। हाँ, एक इतना एस बना, दूसरा वाला देखो ऊपर वाला एक एस फिर एक और आधा, दूसरा वाला ऐसे एक एस फिर आधा बना। ये देखो एक एस से एक वेवलेंथ, तो 1.5 अपॉन 0.5, लेकिन डेसिमल में नहीं दिखाया जाता रेशियो। यहाँ ऐसे हटाएंगे तो 15/5 3:1 3:1। पी वाला यहाँ लिखना है इसे, P अपॉन आर इज इक्वल टू 3/1, P/R इज इक्वल टू 3:1। P के लिए 3, R के लिए 1 दिखाना है, हम लोग रेशियो में दिखाते हैं। रेशियो में दिखाना है। तो समझो भाई ये आधा है, ये पूरा नहीं है, ये आधा है, अभी नीचे जाना बाकी है, अभी इसका नीचे जाना बाकी। ये वाला देखो एक फिर ये आधा 1.5 हो रहा है। तो भाई एग्जाम में आना ही आना है ये सब, मतलब आता ही है एग्जाम में। इजी है। इसी में पूरा 3 नंबर का आ जाएगा, 3 मार्क्स का आ जाएगा। ये वाला आ सकता है, तो यार कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इजी है। नेम द टाइप वाइब्रेशन, कौन सा टाइप है? फोर्थ वाइब्रेशन है। गिव वन एग्जांपल बॉडी प्रोड्यूस, कोई भी एग्जांपल दे दो यार। सिंपल पेंडुलम दे दो, पेंडुलम धीरे 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 आके रुक जाएगा, सिंपल पेंडुलम। वाई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव ग्रेजुअली डिक्रीज? बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फोर्स। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फोर्स की वजह से धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वॉट विल हैपन टू द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर सम टाइम? खत्म हो जाएगा, फाइनली स्टॉप हो जाएगा, फाइनली स्टॉप हो जाएगा। या आता है गिव द नेचुरल वाइब्रेशन। नेचुरल वाइब्रेशन मतलब गिव वन एग्जांपल ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन। जैसे ट्यूनिंग फोर्क स्ट्रक अगेंस्ट द हार्ड रबर पैड, वहाँ पे नेचुरल वाइब्रेशन मिलता है। फोर्थ वाइब्रेशन तो कुछ भी एग्जांपल दे दो। प्रैक्टिकल यूज ऑफ इकोज में, सोनार में कर दो, मेडिकल में यूज होता है, तो बता चुके पहले ही। तो ये भाई हो गए थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ साउंड। ओके।